तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट के बारे में। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो किस तरह से फाइनल अकाउंट तैयार करता है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को तैयार करना सीख लिया था। और वो हमने जो सीखा था वो सीखा था हमने विद आउट एडजस्टमेंट। आज से हम स्टार्ट कर देंगे विद एडजस्टमेंट। तो मैं स्क्रीन करता हूँ आपको शेयर, और फिर हम जो हैं करते हैं स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो ये बेटा मैंने आपको पिछले कल भी थोड़ा बताया था इसके बारे में, आज हम आगे जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, वित्तीय विवरण समायोजन सहित। तो हमने बेटा जाना था जो ट्रांजैक्शन है जब वो रिकॉर्ड नहीं हुई है जनरल में, जब हमने जनरल में ही रिकॉर्ड नहीं किया तो वो लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं होगी, और जब लेजर में रिकॉर्ड नहीं होगी वो तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। तो ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। तो जब कोई ट्रांजैक्शन, जैसे आज हम जो है फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, और कोई ट्रांजैक्शन है वो हमारे को पता लग जाता है कि अच्छा ये तो हमने ली नहीं, ठीक है। तो जब हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जनरल में, तब ना वो लेजर में आई ना वो ट्रायल बैलेंस में आई, ठीक है। और फिर जब ट्रायल बैलेंस होगा तो उसमें तो उसकी एंट्री होगी नहीं। तो जो ट्रायल बैलेंस की जो बाहर आएंगी उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट। तो ये आ गया। तो जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई होती हैं उन्हें हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये एडजस्टमेंट तो कैसी कैसी हो सकती है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की हो सकती है, नंबर 2, 3, 4, ये हम बेटा आज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस में बताया था, और अभी भी बेटा बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना, कि जो आपको आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन रहती हैं उनके इफेक्ट पड़ते हैं बेटा वन साइड ही, एक ही जगह उनके इफेक्ट पड़ते हैं। या तो हम उनको ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या हम उनको ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या हम उनको ले जाते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ बेटा उनको ले जाते हैं, लेकिन ले जाते हैं एक ही जगह, जिसकी जहाँ जगह है। और जो ट्रांजैक्शन हमारे को ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई होंगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर मतलब देखो ये टोटल हो गया ना ट्रायल बैलेंस का, डेबिट और क्रेडिट साइड का। अब इसके बाहर जो दी हुई है, जैसे ऐसे मैंने नंबरिंग लिखा हुआ है, ये हम समझेंगे। तो उनके जो इफेक्ट हैं वो बेटा वो पड़ते हैं टू साइड, दो जगह उनके इफेक्ट पड़ते हैं। उनको हमारे को दो जगह ले जाना पड़ता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट होगी और उनको हम किस किस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हम बेटा जानेंगे। तो अब देखो आगे समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वित्तीय विवरण समायोजन सहित। तो वाई आर एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट इन फाइनल अकाउंट्स, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, अंतिम खातों में समायोजन क्यों महत्वपूर्ण है। इफ सच एडजस्टमेंट्स in preparations of final statements are missed, then the number shown by the business in their final accounts will not be accurate and true। यदि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस तरह के समायोजन छूट जाते हैं तो व्यवसाय द्वारा अपने अंतिम खातों में दिखाए गए परिणाम सही और सत्य नहीं होंगे। तो बेटा ये मैंने पिछले कल भी आपको समझाया था, अभी आज भी आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त जैसा जो है इसके बारे में बताता हूँ कि कुछ एक आइटम, जैसे आज हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और हमारे को लग जाता है पता कि हमने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड की ही नहीं थी। तो जब हम बेटा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो देखो जो हमारे रिजल्ट होंगे, जो परिणाम आएंगे, वो एक तो सही नहीं होंगे और एक सत्य भी नहीं होंगे, ठीक है ना, एक्यूरेट होंगे ना बेटा ट्रू होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे को जो एडजस्टमेंट है उनको भी कंसीडर बेटा करना पड़ता है। अब आगे समझते हैं, यहां तक हमने बेटा पिछले कल जान लिया था। अब इसके बाद जो है ये आज नया है। तो देखो आप, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। हमारे को एडजस्टमेंट क्यों लेनी पड़ती है, ठीक है। तो निम्नलिखित उद्देश्य के कारण लेखांकन समायोजन आवश्यक है। मतलब जो हमारे से बात छूट गई है उसका भी हमारे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वो किस कारण, तो ये हम जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हो गया बेटा टू नो द करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष के लिए
व्यवसाय का सही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जानने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों जरूरी है, ठीक है। अब क्या पर्पस क्या है मतलब उनको कंसिडर करने का, तो आप बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट जो बताया, टू नो द करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक लेखा वर्ष के लिए व्यवसाय का सही शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जानने के लिए। तो अगर हमने सही जो एक्यूरेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाना है तो हमारे को एक ही लेनी पड़ेगी। और सेकंड क्या है पर्पज इसका, टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति जानने के लिए, ठीक है। तो आपको बेटा मैं बता देता हूँ कि जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ये आपको लगता है पता इनकम स्टेटमेंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बैलेंस शीट से। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं आपके, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस जो आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इसके बाद जो है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता चलती है बेटा हमारे को बैलेंस शीट से। थर्ड बेटा, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट हैव नॉट बीन पेड, उन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए जो देय हो गए हैं लेकिन भुगतान नहीं किए गए हैं। तो ऐसे खर्चे जो देने के लिए हो गए हमने नहीं दिए, तो उनका रिकॉर्ड करने के लिए भी हम इनको जैसे जो है एडजस्टमेंट्स को लेते हैं। टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस फॉर फ्यूचर्स ईयर्स, भविष्य के लिए वर्ष या वर्षों के लिए अग्रिम भुगतान के किए गए खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए। इसका टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशंस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अचल संपत्तियों या जिनको हम स्थायी संपत्तियां बोलते हैं पर मूल्य ह्रास प्रदान करने के लिए। तो बेटा ये हमने डिस्कस किए, मतलब ये थे पर्पस। तो जब हम जो है एडजस्टमेंट्स लेंगे तो हमारे ये पर्पस जो हैं पूरे हो जाएंगे। तो जब हम एडजस्टमेंट को बेटा अब सीखेंगे तो आपको एक एक ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बोलो बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ओके बेटा ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये है लिस्ट ऑफ मेन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं बेटा, तो देखो फर्स्ट क्या आ गया आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक। तो एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट बेटा ट्रायल बैलेंस के बाहर होंगी। नंबर एक क्लोजिंग स्टॉक। नंबर दो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और हम इनको एक्रूड एक्सपेंसेस भी बेटा बोलते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, इसके नाम से भी इनको हम जानते हैं। और 4 नंबर पे एक्रूड इनकम, और बेटा हम इनको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। इसके साथ साथ 5th नंबर पे अनअर्नड इनकम, या बेटा हम इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको एडजस्टमेंट होती है। इसका 6 नंबर पे डेप्रिसिएशन की, 7 नंबर पे एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की। तो ये जो 6 नंबर है बेटा ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, और 7 नंबर पे हो गया बेटा एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके बाद 8 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा। इसके बाद 9 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 10 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन लोन की। इसके साथ साथ 11 नंबर पे इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो ये बेटा ये है या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने कहीं पैसा क्या किया है बेटा, जमा किया हुआ है, और उस जमा के ऊपर आपको ब्याज मिलना है या लाभांश मिलना है। तो ब्याज मिलेगा बेटा जब आपने बैंक में जमा किया है या डिवेंचर में जमा किया है, और डिविडेंड मिलता है जब आपने शेयर में पैसा जमा किया हुआ है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये था इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन जो है लिया है, अब आप जो है ब्याज देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 11 नंबर में ब्याज मिलेगा और यहाँ पर आप बेटा ब्याज को देंगे। इसके बाद 12 नंबर पे है बैड डेब्ट्स का। इसके बाद 13 नंबर पे है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। 14 नंबर पे एडजस्टमेंट है प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। 15 नंबर्स पे है प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की। 16 नंबर्स पे है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। 17 नंबर पे है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। 18 नंबर पे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज चैरिटी और सैंपल्स। 19 नंबर पे है मैनेजर्स कमीशंस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। 20 नंबर पे है गुड्स सेंड और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका 21 पे है एब्नॉर्मल लॉस की। इसके बाद 22 पे है गुड्स इन ट्रांजिट। 23 पे हमने ली हुई है एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉपर्टी इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। तो ये 23 बेटा हमने जो है ये ट्रांजैक्शंस बेटा ये ली। तो आपके जो सिलेबस है उसमें बेटा ये सारी की सारी नहीं है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी मतलब अभी आपका +1 क्लास है, अभी आपका बेटा बेस है। तो जैसे जैसे हम जो है आगे आगे जाएंगे, कॉलेज में भी बेटा आप इनके फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आएंगी। तो अभी जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए, मैं तो आपको सारी की सारी ये बताऊंगा, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है जैसे क्लोजिंग स्टॉक की, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्यूड की, अनअर्न्ड की, डेप्रिसिएशंस की, ठीक है, और जो एप्रिसिएशन है वो है नहीं है। इसके बाद जैसे आपकी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो ऐसे ऐसे मतलब है। लेकिन हम जो है सारी की सारी एडजस्टमेंट क्या करेंगे बेटा, ये सीखेंगे। तो आप बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ। तो ये हो गई आपकी 12 नंबर, और इसके बाद जो है आगे जो है ये हो गई आपकी, एक मिनट बेटा, ये हो गई आपकी 13 से लेकर के बेटा 23 तक। तो ये एडजस्टमेंट है, आपको सारी की सारी बताऊंगा। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले आ गई आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, तो हम इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको आएगा मीनिंग, कि मीनिंग क्या है, आप बताओ कि अंतिम रहतिये का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। तो अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में बिना बिका माल होता है, तो अनसोल्ड गुड्स उसको बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और इसका मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर किया जाता है, उस पर किया जाता है। तो देखो बेटा जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू करेंगे, तो आपको एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे, जब आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो किस पे होती है। तो बेटा देखो इसको मैं मतलब सर्कल कर रहा हूँ। तो लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और एक है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, जो भी कम हो विच एवर इज लेस, ठीक है। तो जब आपने इसका मूल्यांकन करना है, जब बताना है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया जो इसकी कॉस्ट थी जितने में हमने खरीदा था, और मार्केट प्राइस हुआ कि आज ये किस रेट के ऊपर बिक रहा है। तो जो भी दोनों में कम हो उसके ऊपर जो है हम बेटा इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो बोलो बेटा ये बात पता लगी आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है। Yes. तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड, वर्ष के अंत में जो माल नहीं बिकता है बेटा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस जो दोनों में कम हो, कई बार आपको दोनों वैल्यू दी होती हैं, ठीक है, तो जो दोनों में कम होगा उसको बेटा हमने कंसीडर करेंगे हम एक, ठीक है। अब आगे देखो समायोजन प्रविष्टि इस प्रकार की जाती है। तो इसकी जो एडजस्टमेंट जो हमने एंट्री करनी है वो कैसी होगी बेटा क्लोजिंग स्टॉक की, वो होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक। हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। जैसे आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में 500 रुपीज़ का, तो आप करेंगे एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में, ठीक है। तो ये होती है बेटा समायोजन प्रविष्टि, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एक बात फिर से सुनना ध्यान से, ये एंट्री आपकी तभी होगी जब ये क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसमें नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये आप नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब होता है ब्यौरा कि ये बात हुई क्या जिसके पीछे हमने ये एंट्री की, तो ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंतिम रहतिये को व्यापारिक खाते में, तो व्यापारिक खाते को बोलते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, में और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कहाँ बताएंगे हम, इसको बताएंगे हम अंतिम रहतिये को व्यापारिक खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में, और किस साइड में बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, इसको बताते हैं हम बेटा क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में हम इसको बताते हैं। तो देखो इसकी दो एंट्री हुई ना बेटा, एक हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में बताया क्रेडिट साइड में, और एक स्थिति विवरण जो बैलेंस शीट है उसकी हमने एसेट साइड में बताया, ठीक है। तो अब ये अगली बात और इम्पोर्टेंट है, देखो यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया है, तो तलपट में बेटा कब आएगा, जब इसकी एंट्री पहले हो चुकी है, ठीक है, जब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब हमने इसको अंतिम रहतिये को जब तलपट में दिया होता है तो बेटा उपरोक्त प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ये जो एंट्री है, थोड़ा मैं कलर कर लेता हूँ चेंज इसका,
ये जो एंट्री है ये वाली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये एंट्री बेटा नहीं होगी। ये कब नहीं होगी, ये रखना ध्यान, जब अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया है। ठीक है, ये रखना बात आपने ध्यान। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब जैसे आपसे पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो आपसे पूछ जाता है कि क्या, जैसे जब क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो जनरल एंट्री होगी, तो ये जो उपरोक्त प्रविष्टि ये नहीं होगी। तो ये बेटा तभी होगी जब आपको ये एडजस्टमेंट में दिया है, तलपट के बाहर दिया हुआ है, और इसको केवल स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाता है। ये भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से भी आपको एक एमसीक्यू बन सकता है। तो आपको क्या आ सकता है एमसीक्यू, कि यदि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में दिया गया है, स्थिति विवरण में दिया गया है, तो आप जैसे जो है क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ बताएंगे, तो बेटा आप इसको एसेट साइड में ही बताएंगे, उस दशा में आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बताएंगे। ये आपने बेटा बात ध्यान रखना। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, यदि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो इसको आप दो जगह बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। और जब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो बेटा इसको कहाँ बताया जाएगा, सिर्फ एसेट साइड में ही। और यहाँ से किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो छोटे जैसा कन्फ्यूजन है, वैसे कन्फ्यूजन कोई नहीं है। तो एक तो क्या बन गया यहाँ पर क्वेश्चन के क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो जो अनसोल्ड गुड्स है, जो बिका नहीं। फिर आपको आ सकता है कि इसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, दूसरा क्वेश्चन, तो जो कॉस्ट प्राइस है एंड मार्केट प्राइस है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट कि अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो इसको कहाँ कहाँ बताएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। और चौथा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि यदि जो आपका ट्रायल बैलेंस है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो फिर आप इसको कहाँ बताएंगे, इसको बताएंगे सिर्फ आप एसेट साइड में। तो ये बेटा ये बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आगे, चालू वर्ष का अंतिम रहतिया, जो बेटा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, जैसे हम जो है 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे 1 अप्रैल। ठीक है ना, जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है वो बेटा स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को और क्लोज होती है 31 मार्च को। तो नेक्स्ट डे हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को अगले वर्ष मतलब वो प्रारंभिक रहतिया बन जाता है, ये बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट जान ली क्लोजिंग स्टॉक की